मेरी माँ रोज एक बंगले पर एक 17 साल बूढ़े के लिए खाना बनाने जाती। वो बूढ़ा उस बंगले पर अकेला रहता था। एक रोज माँ ना गई तो वो माँ का पता करने हमारे घर आ गया और मुझे बुरी नजर से देखता रहा। अचानक एक हफ्ते बाद वो बूढ़ा मर गया और मरते वक्त उसने अपना बंगला मेरी माँ के नाम कर दिया। उसके मरने के बाद हम सब बंगले पर रहने लगे। मेरे बाप ने झूठ बोलकर मेरा रिश्ता एक बहुत बड़े खानदान में कर दिया। पहली रात दूल्हे को देखा तो मेरी चीखें निकल गई। मैं उसी रात भागकर घर आ गई। फिर माँ ने मेरी दूसरी शादी कर दी, मगर इस बार मेरे दूल्हे ने जो मेरे साथ किया, मेरी तो रूह तक लरस गई, क्योंकि उसने मुझे मेरा नाम फौजिया है। हम 3 बहन भाई थे। हमारा ताल्लुक गरीब घराने से था। मोहल्ले के लोग खत्म या न्याज दे जाते तो हम पेट भरकर खा लेते थे। अक्सर औरतें अपने पुराने कपड़े भी हमें पहनने को दे जाती थी। खुददारी को साइड पर रखकर हम इस्तेमाल शुदा चीजें ही सब्र और शुक्र से पहन लेते थे, वरना फिर फाकों भरी जिंदगी गुजारते। माँ पढ़ी लिखी ना थी और गुर्बत की वजह से एक बंगले पर खाना बनाने जाती थी। उस बंगले में सिर्फ एक 70 साल का बूढ़ा रहता था। उसकी बीवी मर चुकी थी और उसकी औलाद दूसरे मुल्क में रहती थी। एक माँ थी जिन्हें हमारी फिक्र थी। बाप अय्याश तबीयत का मालिक था। हमारा एक कमरे का किराए का घर था। मोहल्ले में सब घर छोटे ही थे। ये गरीब इलाका था। दादी की वफात के बाद अब्बा ने टीवी फ्रिज और घर तक बेच दिया। अब हाल ये था कि एक ही कमरे में सब रह रहे थे। माँ की तनख्वाह तो किराया देने और बिल देने में निकल जाती। कभी न्याज तो कभी माँ जहाँ काम करती वहां से कुछ ले आती थी। मैं और मेरे 2 छोटे भाई थे। माँ ने सख्ती से हमें स्कूल जाने की तलकीन कर रखी थी। हम तीनों सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। माँ हमें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि हम पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन जाएं। हम तीनों बहन भाई पढ़ने में अच्छे थे। भाई पोजीशन लेता था और मैं भी हर बार अच्छे नंबरों से ही पास होती थी। माँ ने भाइयों को कोई दोस्त बनाने की इजाजत नहीं दी थी। स्कूल से मस्जिद और मस्जिद से सीधा घर आने का कहा था। तरबियत के मामले में वो काफी सख्त थी। वो उन्हें ढील देकर अब्बा की तरह अयाश नहीं बनाना चाहती थी। दादी काफी बार भाइयों को बस से पुश्त बिगाड़ने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन माँ इस मामले में उन्हें भी सुना देती थी। अब्बा अक्सर माँ से लड़ते थे और अगर माँ पैसे ना देती हमारे स्कूल बैग और कपड़े फाड़ देते। भाई पर और मुझ पर हाथ उठाते थे। बचपन से ही हम खौफजदा और डरपोक बच्चे थे। गली के बच्चे हमें मार जाते थे। हमने जिस माहौल में परवरिश पाई थी वहां आम बच्चों जैसी जिंदगी नहीं गुजारी थी। खाने की फिक्र, मारपीट, गाली गलौज, ये सब तो आम था। स्कूल में बच्चों के टिफिन देखकर अक्सर भूख जागने पर होठों पर जुबान फेर कर पानी से पेट भर लेते थे। अब्बा को बिगाड़ने में सारा कसूर दादी का था। दादी के यहाँ जब शादी के 10 साल बाद औलाद पैदा हुई तो उन्होंने अब्बा को हथेली का छाला बनाकर रखा। दादी ने अब्बा को महंगे और बड़े स्कूल में दाखिल करवाया, लेकिन अब्बा पढ़ ना सके। वो आए दिन स्कूल से भाग जाते थे। आए दिन स्कूल से अब्बा की शिकायत आती रहती थी। दादी अब्बा के बुरे कामों पर बड़ी सफाई से पर्दा डाल देती थी। अब्बा से तो मैट्रिक पास ना हुई थी। आखिर तंग आकर स्कूल वालों ने उन्हें निकाल दिया था। उसके बाद सिगरेट पीना, जुआ खेलना, लड़कियां ताड़ना, गली की नुक्कड़ पे खड़े होकर गाने सुनाना अब्बा का मशगला था। ये तो दादा का जाती मकान था, वरना मोहल्ले वाले अब्बा को निकाल बाहर फेंकते। दादा ने 2-3 बार समझाने की कोशिश की, लेकिन अब्बा की जुबान दराजी और दादी की पर्दादारी ने उन्हें चुप करवा दिया। 1-2 बार पुलिस पकड़ने आई तो बड़ी मुश्किल से दादा अपनी जान पहचान करवा कर अब्बा को छुड़वा कर लाए थे। दादा चूंकि सरकारी मुलाजमत करते थे तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। दादा से छुपाकर दादी अब्बा की जेब भरती रहती थी। फिर अब्बा की शादी भी माँ से धोखे से करवाई गई। अब्बा को माँ के गैर मामूली हुस्न से इश्क हो गया था। अब्बा के लोफरपन से सब वाकिफ थे। खानदान में तो किसी ने लड़की देनी नहीं थी, इसलिए अब्बा जैसे मुनासिब शक्लो सूरत रखने वाले अयाश मर्द की इतनी खूबसूरत बीवी लोग देखकर हैरान थे। माँ ने अपनी जवानी के दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे थे। दादी ने झूठी तारीफों से नानी को बहलाया था।
कि उनका इकलौता बेटा है, पढ़ाई करता है, जल्दी सरकारी मुलाजमत मिल जाएगी। नानी भोली ने बगैर कोई जांच पड़ताल किए अम्मा का निकाह करवा दिया। शुरू शुरू में तो अब्बा ठीक रहे थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता असलियत सामने आने लगी। जो माँ से दिल भर गया तो उनकी अय्याश महफिलें फिर अरूज पर पहुंच गईं। दादी की मौजूदगी में वो कोई दोस्त घर नहीं लाते थे। मेरी पैदाइश पर दादा और माँ के सिवा कोई खुश ना था। घर में और किसी को ना तो नाम रखने की जहमत हुई और ना ही उन्होंने मेरी जात में दिलचस्पी ली। दादा ने ही मेरा नाम रखा। अब्बा ने बेटी पैदा करने पर माँ पर हाथ भी उठाया था। वो तो शुक्र दादा ने मामला खराब ना होने दिया। कहते हैं ना, अच्छे लोगों को अल्लाह जल्द अपने पास बुला लेता है, तो बस दादा को भी बुलवा लिया गया। अम्मा की शादी के साल बाद ही दादा अल्लाह को प्यारे हो गए। अब्बा को तो फिर पूरी छूट मिल गई थी। वो दोस्त घर लाते तो अम्मा घर का दरवाजा बंद कर देती थी। आहिस्ता आहिस्ता जुए में घर का सारा सामान बेच दिया। घर तक जुए में हार गए थे। उसके बाद अम्मा की जिंदगी जहन्नुम बनाने में दादी और अब्बा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भूख की वजह से अम्मा का सुर्ख गुलाबी चेहरा मुरझा सा गया था। अब गुजारा सिर्फ दादा की पेंशन से होता था। माँ फिर से उम्मीद से हो गई। इस बार बेटे की पैदाइश हुई। दादी बहुत खुश थी, जबकि अब्बा को कोई परवाह ना थी। वो दोस्तों के साथ मगन रहते थे। फिर 2 साल बाद तीसरी औलाद हुई। दादी का रवैया तो पोतों के बाद ठीक हो गया था, लेकिन अब्बा की बदमुआशी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जुआ खेलकर हारने के बाद वो दादी से जबरदस्ती पैसे निकलवा लेते थे। दादी भी अब पछताती थी, लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका था। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अम्मा हालात से तंग आकर एक बंगले पर काम करने लगी थी। बंगले पर सिर्फ एक बूढ़ा ही रहता था। बस उसके लिए अम्मा को खाना बनाना होता था। बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर वो काम करती थी। तब भी अब्बा तंज और किरदार कशी करने से बाज नहीं आते थे। नानी खुद बहुत गरीब थी। भला अम्मा क्या उनके दर पर जाकर बैठती। मोहल्ले के कुछ घरों से माँ के अच्छे ताल्लुकात थे। वो बुरे हालात में थोड़ी बहुत मदद कर देते थे। मैं स्कूल आते जाते बड़ी चादर ओढ़ कर जाती थी। बड़ी बड़ी गरे आंखें, घनी पलकें, पनखड़ी से गुलाब होंठ, दूध से सफेद रंगत, कम उम्र, ये सारे नए नकूश माँ ही से चुराए थे। रोज स्कूल आते जाते गली के बदमाश लड़के एक जवारी की बेटी कहकर छेड़ते थे। बाप जैसा मुहाफिज सहारा साथ ना हो तो फिर हर लड़की का यही हाल होता है। काली चादर को ठीक करते मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुंचती। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं था। अम्मा को भी सब बता दिया था कि वो भी रोकर चुप हो गई थी। मैं अब घर पे काम काज करने लगी थी। भूख से पेट की आंतें सुकड़ गई थी। एक रात माँ को कॉल आई कि नाना का इंतकाल हो गया है। माँ को जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन मैं घर पर ही रही थी। उन दिनों माँ की तबीयत भी खराब थी, फिर भी वो ना रह सकी थी। वो अपने अब्बा की वफात पर अपने घर चली गई थी। माँ जो पिछले 2 दिन से बंगले पर नहीं गई थी, इसलिए वो 17 साल बूढ़ा माँ की खबर लेने घर आ गया। माँ की गैर मौजूदगी में वो घर में घुस आया था। मैंने माँ के काम पर ना आने की वजह भी बता दी थी, मगर वो फिर भी वापस जाने के लिए तैयार नहीं था। वो मुझे बुरी निगाह से देख रहा था। उसकी गंदी निगाहों से मुझे खौफ महसूस हो रहा था। वो मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। मैं 2 कदम पीछे हट गई थी कि उसी वक्त मेरे भाई घर आ गए। मेरे भाइयों को देखकर वो बूढ़ा वापस चला गया। उस दिन अब्बा घर आए तो उनके हाथ में बिरयानी का बड़ा सा शॉपर था। वो बहुत खुश थे। पहली बार उन्होंने बगैर लड़े हम सबके साथ खाना खाया था। दादी भी उनके सदके वारी जाने लगी। फिर रोज अब्बा रात को कुछ न कुछ खाने की चीज लाते थे। सबको यही लगा कि अब्बा सुधर गए हैं। वो यही कहते कि मेहनत मजदूरी से वो खाना लाते हैं। जिसने सारी उम्र काम को हाथ ना लगाया हो, वो अब काम करेगा। अम्मा को उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन दादी अपने बेटे की हर बात पर ईमान ले आती थी। उन्हें लगा कि अब्बा वाकई सुधर गए हैं। उनका मेरे साथ भी रवैया बहुत बेहतर था। अम्मा पे हाथ भी कम उठाते थे। अम्मा फिर से बंगले पर जाने लगी थी, मगर मैंने अम्मा को उस दिन वाली बात नहीं बताई थी।
वरना अम्मा काम छोड़ देती और हमारे घर का चूल्हा बंद हो जाना था। भाई ने कॉलेज में दाखिला ले लिया था, अम्मा ने भी मुझे प्राइवेट दाखिला दिलवा दिया था। सिर्फ पेपर्स देने जाना था। मैंने मैट्रिक कर लिया था। मैं बहुत खुश थी। एक रोज अम्मा काम पर गई तो उस बूढ़े की तबीयत खराब हो गई। अम्मा ने जल्दी से अब्बा को बुलाया ताकि वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। अब्बा उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, मगर उनकी हालत बहुत खराब थी। उनका आखिरी वक्त आ चुका था। वो मरते वक्त अपना बंगला मेरी माँ के नाम कर गए थे। अब्बा ने उसका जनाजा पढ़ाया और उसके बंगले पर कब्जा कर लिया। मोहल्ले के लोगों ने इतराज ना किया। कोई वली वारिस होता तो पूछता। वैसे भी वो बूढ़ा खुद ये बंगला मेरी माँ के नाम कर गया था। हमारे भी माली हालात बहुत खराब थे। भाई बड़े हो रहे थे तो अब एक कमरे में रहना भी मुमकिन नहीं था। यूं हम उस घर में रहने लगे। हैरत की बात तो ये थी, अब्बा खुद भी रोज नए कपड़े पहनते और माँ को भी कुछ पैसे दे देते। पता नहीं उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे। अब्बा की तो जैसे कोई लॉटरी निकल आई हो। दादी तो खुश थी, लेकिन अम्मा मेरी दूर अंदेश थी। उन्हें गड़बड़ का एहसास हो गया था। उस बंगले में रहते हुए कुछ दिन गुजरे कि अब्बा ने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया। वो चाहते थे कि मैं अपने घर की हो जाऊं। अम्मा के माली हालात वैसे भी बेहतर ना थे, इसलिए अम्मा ने भी रिश्ते देखने शुरू कर दिए। उसके कुछ दिन ही बाद एक बहुत ही अमीर घर से मेरा रिश्ता आ गया। हम सब बहुत खुश हुए। मुझे यकीन ना आया कि मेरी किस्मत बदलने लगी है। लड़के वालों के घर से कुछ खवातीन आई थी। अम्मा ने पूछ गूछ करवाना चाही तो अब्बा ने कहा कि वो पहले ही सब कुछ पता करवा चुके हैं। लड़का शरीफ है और ये लोग मालदार भी हैं। अम्मा अब्बा की बात सुनकर खामोश हो गई कि वो बेटी का बुरा थोड़ी चाहेंगे। अब्बा ने कहा कि ये घर हमारे लिए किस्मत वाला साबित हुआ है कि तुम्हारा रिश्ता इतनी अच्छी जगह तय हुआ है। हमारे दिन फिरने लगे हैं। फिर मुझे भी अब्बा की बात ठीक ही लगी थी, वरना मेरा कहाँ इतने अमीर घर में कहाँ रिश्ता होना था। वो लोग जहेज लेने की बजाय घर रोज कोई ना कोई महंगी चीज भेज देते थे। दादी ने तो फ्रूट की टोकरी पर कब्जा जमा रखा था। खुशी से वो फूले नहीं समा रही थी। मेरी शादी का जोड़ा भी ससुराल से ही आया था। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, माँ बेचैन रहने लगी थी। उनको बहुत से अंदेशों ने घेर रखा था। कुछ दिन बाद ही मैं ब्याह कर अपने घर चली गई, लेकिन शादी की रात जब मैं दुल्हन बनी अपने शोहर का इंतजार कर रही थी और वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरा शोहर तो उसी बंगले का मालिक था। उसे देखकर मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ गई। ये कैसे हो सकता है? वो खबासत से खड़ा मुस्कुरा रहा था। कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने भूत समझकर ऊंचा ऊंचा शोर मचाना शुरू कर दिया तो उसने जोर से कहका लगाया, जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हो। उस घर में मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। वो मेरे करीब आने लगा तो मैंने छुरी उठा ली। मुझे उससे खौफ आ रहा था। मैं लड़की थी, कैसे ना समझती कि उसकी आंखों में मेरे लिए इज्जत नहीं थी। वो 2 कदम दूर रुका, कहने लगा, मैंने तेरी कीमत अदा की है। मैं तो पहली नजर में ही तेरा दीवाना हो गया था। तेरे बाप को तेरी मुंह मांगी रकम दी है और अपना बंगला भी तेरे बाप के कहने पर तेरी माँ के नाम किया था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मुझे तो इल्म तक ना था कि मेरे अब्बा ने चंद पैसों की खातिर मुझे बेच दिया था। मेरा बाप जुए में बहुत बड़ी रकम हार गया था। कुछ बदमाश लोग अब्बा को मारने आए, तभी अब्बा ने डर कर उस बूढ़े आदमी से मदद मांगी थी। मेरे उस बूढ़े शोहर ने बचा लिया और कीमत अदा कर दी थी। उसके बाद मेरे बाप के साथ मिलकर उस बूढ़े ने एक प्लान बनाया था और मरने का ड्रामा किया था। मुझे पहली बार देखते ही बूढ़ा आदमी अपना दिल हार बैठा था। खासी तगड़ी रकम अब्बा को देता था। हर महीने का राशन वही हमारे घर भिजवाता था। जो औरतें हमारे घर रिश्ता लेकर आई थी वो भी किराए की थी। मुझसे टांगों पर खड़ा रहना मुहाल था, लेकिन मुझे हिम्मत करनी थी। यहाँ से भागना था। उसकी गंदी हवस भरी नजरें मुझ पर जमी थी। मैं उसके बाजू पर छुरी से वार करती बाहर भाग आई थी। वो बाजू पर हाथ रख के दर्द से करहाता रह गया। मुझे बुरा भला कह रहा था। ऐसे लगा जैसे मेरी आवाजें सुनकर कोई और भी बाहर आया था। मैं तेजी से सीढ़ियां उतरती बाहर जाने लगी। मेरा नया शोहर भी सीढ़ियां उतरता मुझे आवाजें लगाने लगा और फिर एक नौजवान लड़का अचानक से मेरे सामने आया।
वो कभी मेरे शोहर को तो कभी मुझे देखता। वो मामला समझ गया था। वो पता नहीं कौन था, मैंने उसे पहली बार देखा था। मैं उसे धक्का देती घर से बाहर भागी, ना वो मुझे रोकने आया था। उस बुढ़े में इतनी सकत ना थी कि मेरे पीछे गलियों में भागता फिरे। मैं भागती हुई घर गई। अब्बा नशे में चूर सोया हुआ था। रात के इस पहर अम्मा मुझे देखकर हैरान हुई। उनके अंदेशे दुरुस्त साबित हुए थे। मैंने रोते हुए माँ को सारा मामला सुना दिया था। दादी भी मुंह पर हाथ रखे सब सुन रही थी। दादी ने कहा कि अब जैसा भी है तेरा शोहर है, वापस चली जा। तेरी वजह से अब हमारी जिंदगी बेहतर हो रही है। मैंने हैरत से अपने सफाक दादी को देखा। माँ मुझे खींचकर बाहर लाई और घर के पीछे स्टोर में ले गई। सख्ती से कहा कि जब तक वो ना कहे मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकलना। दादी को भी डराया धमकाया और मुंह बंद करने को कहा। अगली सुबह वो बूढ़ा हमारे बंगले पर आ गया था। अब्बा को सही मारा पीटा था। मेरी किरदार कशी की थी कि कैसी लड़की ब्याह दी है। अम्मा खामोश बैठी रही थी। अब्बा ने अम्मा से पूछा कि वो घर आई थी क्या, तो अम्मा ने लाइल्मी जाहिर की। अब्बा भी पागलों की तरह मुझे ढूंढने लगे। शाम तक हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन मैं कहीं ना मिली। पुलिस स्टेशन जा नहीं सकते थे, वरना क्या कहते। शोर से पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। मेरे भाई भी मुझे ढूंढ रहे थे ताकि वो मुझे उस आदमी से बचा सके। वो मेरे बाप की तरह नहीं थे। मोहल्ले की औरतें जासूसी लेने के लिए हमारे घर आ रही थी कि ये शोर कैसा था। क्या वाकई तुम्हारी बेटी घर से भाग गई है? माँ खामोश रही। रात की तन्हाई में जब सब सो गए तो माँ एहतियात से स्टोर में आई और मुझे खाने को रोटी दे गई, साथ कुछ पैसे भी दिए और कहा कि यहाँ से भाग जाओ, और एक पता दिया कि इस जगह उनकी दूर की खाला रहती हैं, तुम वहां पे चली जाओ। रात को मैं भाग गई। मुझे अम्मा की खाला के घर रहते हुए 5 माह हो गए थे। वो बहुत नेक खातून थी, नमाज रोजे की पाबंद थी, अच्छे खाते पीते घर से थी। अल्लाह ने उन्हें हर चीज से नवाजा था सिवाय औलाद के। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, औलाद की तरह मुझे प्यार करती थी। मोहल्ले के बच्चे उनके पास पारा पढ़ने आते थे। उनके घर में बड़ा दीनी माहौल था। मुझे भी उनके काम करना पसंद था। एक रोज माँ का फोन आया कि सुबह सुबह दादी और अब्बा की लड़ाई हुई है। अब्बा ने दादी का सर दीवार पर मारा, जिससे उनकी मौत हो गई है। तरबियत से लापरवाही का नतीजा दादी ने भुगत लिया था। घर में दोबारा फाके होने लगे थे। भाई मजदूरी करने लगे थे। अब्बा को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। कोई बचाने नहीं गया था। अब्बा पर पहले भी चोरी के बहुत से केस थे। 1 साल मजीद ऐसे ही गुजर गया। हैरत की बात तो ये थी, मेरा वो अब बूढ़ा शोहर कभी दोबारा दरवाजे पर नहीं आया था, वरना हमें लगा था कि वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं अब तक उसके निकाह में थी। भाइयों ने कहा था कि वो अदालत में खुला का नोटिस जारी करते हैं, लेकिन अम्मा ने कहा कि अदालत के चक्कर लगाने से मजीद बदनामी होगी। और फिर एक रोज उस बूढ़े ने खुद ही तलाक के कागजात हमें भेज दिए थे। मैं बहुत खुश हुई कि हालात बेहतर होने लगे हैं। माँ से जिद करके मैं वापस अपने घर आ गई थी। भाई कमाई करने लगे थे। माँ ने फिर से मेरी शादी का सोचा। इस बार मैंने उन्हें गुस्से से मना कर दिया कि मुझे कोई शादी नहीं करनी है, लेकिन आखिर कुछ अरसे बाद वो लोग मुझे मना चुके थे। इस बार अम्मी पूरी छानबीन कर रही थी। रिश्ते वाले सीधा आकर यही सवाल पूछते कि बाप जेल में क्यों गया है और पहली तलाक की वजह क्या थी। अम्मा कोई जवाब ना देती तो वो इनकार करके चले जाते। एक रोज एक बुजुर्ग खातून आई। मैं तो अब बेजार हो चुकी थी, लेकिन उस बुजुर्ग खातून ने ऐसा कोई सवाल ना किया और जाते जाते हाँ कर गई थी। भाई लोग ने पूछ करवाई तो मालूम हुआ कि उनका बेटा पुलिस में है और ये लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत सोचो विचार के बाद अम्मा ने हाँ कर दी। दोबारा शादी की तैयारियां होने लगी। कुछ दिन बाद मैं ब्याह कर अपने घर चली गई। इस बार मैं पहले से ज्यादा खौफजदा थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला तो दोबारा हैरत ने मुझे घेर लिया। मुझे लगा कि इस बार फिर मेरे साथ अजीब खेल खेला जा रहा है। मेरे चेहरे पर घबराहट देखकर मेरे शोहर ने कहा कि आप मुतमईन रहें, मैं आपके सारे खदशात दूर कर दूंगा। असल में वो मेरे साबका शोहर का भतीजा था। मेरी शादी की रात ही वो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका था। वो अपने चचा की अयाश तबीयत से वाकिफ था, इसलिए उसने मुझे उस दिन जाने दिया था।
फिर उसने मेरी मासूमियत को देखते हुए मेरी मदद करने का सोचा। जब मेरे साबका शोहर ने मेरे घर आकर वावेला किया था, उसके चंद रोज बाद ही मेरे दूसरे शोहर ने अपने चचा पर बहुत सारे केस करवा दिए और कहा कि जब तक वो मुझे तलाक नहीं देगा उसे जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। मुझे पता था कि मेरा साबका शोहर कोई शरीफ इंसान ना था, इस वजह से वो मुझे तलाक दे चुका था। अब मुझे सारा मामला समझ में आ गया था। मैंने हैरत से अपने दूसरे शोहर की तरफ देखा कि कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं। एक मेरा बाप था जिसने मुझे बेच दिया था। फिर शोहर ऐसा मिला कि जिंदगी नए मोड़ पर आ गई थी। अब ये शख्स था जिसने मुझे ना सिर्फ गलत लोगों के जंगल से निकाला बल्कि मुझसे निकाह करके मुझे एक नई जिंदगी भी दी थी। मेरा शोहर मेरी बहुत इज्जत करता था। मैं अपने शोहर की बहुत मशहूर थी। मेरे शोहर ने मेरे भाइयों को भी काम दिलवाने में काफी मदद की थी। मैं आज एक बहुत बड़े बंगले की मालकन बन गई थी। मेरे शोहर ने एफएससी में मेरा दाखिला करवा दिया। मेरी सास बहुत अच्छी थी। मैं पूरी कोशिश करती थी कि उन दोनों को शिकायत का कोई मौका ना मिले। मोहल्ले में उनकी बड़ी इज्जत थी। हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। माँ भी मेरी तरफ से मुतमईन थी। मैंने उन्हें सब सच बता दिया था। उनके दिल में भी मेरे शोहर की इज्जत मजीद बढ़ गई थी। एक रोज मेरे शोहर ने बताया कि जेल में सजा के दौरान मेरे बाबा का इंतकाल हो गया है। बहुत अफसोस हुआ था। जैसा भी था वो मेरा बाप था। भाइयों ने ही अब्बा की आखिरी रस्मात करवाई। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। मेरी शादी को 3 साल होने को थे। अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा। मेरा शोहर बेटी की पैदाइश पर बहुत खुश था। पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ तकसीम की गई। मुझे खुशी थी। मेरी बेटी की किस्मत मेरे जैसी ना थी। मेरे भाइयों की भी माँ ने शादियां कर दी थी। भाभियां भी बहुत अच्छी थी। मेरे भाई और भाभियां अम्मा का बहुत ख्याल रखते थे। आज हम सब अपने अपने घरों में बहुत खुश थे।